हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जो मैं एक वन शॉट लाया हूँ। बायोमोलिक्यूल्स का एक वन शॉट लाया हूँ, जो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से कई बार क्वेश्चन आते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। तो अब चलते हैं उसका बायोमोलिक्यूल्स का ये डिटेल्ड माइंड मैप है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके दो ही पार्ट होते हैं। पहला तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है ना। और यही दोनों में हमारे अलग अलग पार्ट्स में ये सब डिवाइड होते हैं, जिन्हें हमें पढ़ना होता है बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो सिंपली विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलते हैं हम उसके क्लासिफिकेशन में। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में चलते हैं। ये छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा लेटर्स हैं, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़ जूम करके। तो हम क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे, उसका क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है एक मोनोसेक्राइड, दूसरा एक ओलिगोसेक्राइड्स एंड तीसरा एक पॉलीसेक्राइड आता है। ठीक है, क्या आता है? तो ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड आता है। सिंपली होता है यहाँ ये है कि मोनोसेक्राइड का मतलब है कि यहाँ ये हाइड्रोलाइज्ड आगे नहीं किया जा सकता। मतलब ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, जो कि मोनो के नाम से जाना जाता है। मोनो मतलब हुआ एक ही प्रोडक्ट जिसका बनता है, फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता फर्दर। जबकि ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं ना, ये 2 से 10 बार आगे हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 से 10 बार मोनोसेक्राइड प्रोडक्ट दे सकते हैं। और पॉलीसेक्राइड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये कई कई बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट दे सकते हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट आपको दे सकते हैं हाइड्रोलाइज करने पर। सिंपली इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट में हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अब सिंपली हम यहाँ कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है, हमारे अदा करती है। न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है किसमें? तो रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन कई बार पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। मैं ये भी बताया देता जा रहा हूँ कि कौन कौन से टर्म्स आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन किस में होता है, तो पूछा जाएगा कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, या आपसे ये पूछ जाएगा कि विच एलिमेंट सोर्स रेप्लिकेशन। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, वो इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो रेप्लिकेशन शो करते हैं। दूसरा, एंड द प्रोटीन सिंथेसाइज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और जो प्रोटीन सिंथेसाइज पॉलीमर होते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं पॉलीमर, जो पॉलीमर प्रोटीन को बनाते हैं, ये उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है हमारे ऑब्जेक्टिव्स में कि न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं कि नहीं। तो जो प्रोटीन सिंथेटिस्ट जो होते हैं ना, उन्हें ही हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स सिंपली कंसिडर करता है 3 फॉर्म्स को। पहला हो गया शुगर यूनिट, दूसरा हो गया नाइट्रोजीनियस बेस, और तीसरा हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि आप क्या ऑर्डर बता सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा शुगर, आपका आ जाएगा शुगर, इसके बाद आ जाएगा आपका बेस, और इसके बाद आ जाएगा आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट आ जाएगा। आगे चलते हैं। द ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डायोन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर ज्वाइंटेड और 3 डिग्री एंड 5 डिग्री फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसका मतलब आप समझिए कि जब हम डाइन्यूक्लियाइड या पॉलीन्यूक्लियाइड जैसे यूनिट्स को बनाते हैं ना, तो हमें इन्हें 3 डिग्री और 5 डिग्री का दिखाना पड़ता है। मतलब 3 डिग्री और 5 डिग्री हमें देखने को मिलते हैं जब डाइन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करते हैं। ये क्या होता है? तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनमें पाया जाता है। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन सी डिग्री पाई जाती है? तो 3 और 5। और दूसरा कह देगा कि फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, डायोन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन सा लिंकेज हमें देखने को मिलता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है,
कई बार क्वेश्चन यहाँ से सीधे उठाकर पूछ दिया गया है। आगे चलते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड कहते किन्हें हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो हमारे शुगर प्लस बेस होते हैं, शुगर और प्लस बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? शुगर प्लस बेस। और वही अगर बेस के साथ हम फास्फोरस लगा दें तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बेस। बेस की स्ट्रक्चर, यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना उसके में अनेक सारे स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, अनेक सारे स्ट्रक्चर हमें होते हैं, बट हमें यही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे लिए है। जैसे कि एडेनाइन का हो गया, ग्वाइनाइन का हो गया। ग्वाइनाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ग्वाइनाइन जो होता है ना वो हमारे डीएनए में पाया जाता है, और एडेनिन भी होता है हमारा जो है ना डीएनए में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एन डबल एन 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 एच टू एन एन। ठीक है, ये होता है कहाँ? तो एन ऑर्थो पर होता है और पैरा पर ये आ जाता है, ऑर्थो और मेटा पे आ जाता है, और एन एच टू हमारा द मेन कार्बन की तरह व्यवहार करता है, और एन डबल वन ओ की तरह व्यवहार करता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ हो जाता है ऐसा। और दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा जो हमारे पास फॉर्म आता है उसे आप कह सकते हैं, और जो दूसरा फॉर्म हमें देखने को मिलता है वो और कोई नहीं, और ये दोनों ही जो एडेनिन और ग्वानिन होता है इन्हें इन्हीं दोनों को हम कहते हैं प्यूरीन। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्यूरीन जो होता है वो दो कौन कौन से मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो पहले ग्वानिन दो कौन से कंपाउंड से बनते हैं प्यूरीन? तो पहला हो गया ग्वानिन और दूसरा हो गया एडेनिन। ठीक है, ग्वानिन और एडेनिन, और ये दोनों ही पार्ट है किसका? तो डीएनए का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो डीएनए का पार्ट है। हमारे जो ब्लड में डीएनए पाया जाता है वो उसका पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारे पास इसी में आता है एक साइटोसिन और दूसरा आता है थायमाइन। साइटोसिन और थायमाइन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है, और इन दोनों के ही ग्रुप को हम कहते हैं क्या? प्रीमाइडिनिस। ठीक है, प्रीमाइडिनिस। ठीक है, प्रीमाइडिनिस। ठीक है, प्रीमाइडिनिस कहते हैं। आगे चलते हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट के तीसरे पार्ट जिसे स्टार्च कहा जाता है उसमें आते हैं हम। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये तीसरा, इसका जो तीसरा पार्ट है स्टार्च होता है। अब देखिए स्टार्च होता क्या है? तो इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द प्लांट्स एज स्टोर्ड एज फूड। मतलब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्टार्च में स्टार्च जो है वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो जो है ना हमारे पौधे में पाया जाता है स्टार्च। और ये क्या करता है? तो ये भोजन की तरह, फूड की तरह स्टोर्ड होता है। पौधों में क्या होता है? फूड की तरह कौन स्टोर्ड होता है? तो स्टार्च जो है ना फूड की तरह स्टोर्ड होता है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट से। कौन कौन से कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है? तो एमिलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है। ये कई बार कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कि जो स्टार्च होता है वो कौन सा ग्लूकोज है? तो अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है जी? अल्फा डी ग्लूकोज है। इसके दो कंपोनेंट क्या होते हैं? तो एमाइलोस, क्या होता है? एमाइलोस, एमाइलोस, और दूसरा एनिलेप्टिन। एनिलेप्टिन होता है। ठीक है, एमाइलोस और एनिलेप्टिन। अब ये एमाइलोस और एनिलेप्टिन होते क्या है? एमाइलोज जो होता है ना ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। एमाइलोज क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। इनमें 15 to 20% ऑफ स्टार्च उनमें पाया जाता है एमाइलोटिन में। ठीक है, एमाइलोज में इट इज लॉन्ग अनब्रांचेड चेन 1000 ग्लूकोज यूनिट्स। इनमें 200 से लेके 1000 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्ग अनब्रांचेड चेन होते हैं जिसमें 200 से लेके 1000 ग्लूकोज यूनिट पाए देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, जो एमाइलोस होता है ना उसका नाम क्या है? एमाइलेज जो होता है वो कौन सा, इसे क्या कहा जाता है आप समझ लीजिए। तो अल्फा फोर 1,4 अल्फा ग्लायोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। यहाँ 1,4 अल्फा ग्लायो कॉसिडिक कॉसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। यहाँ ग्लायोकॉसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमाइलोस में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है? तो लिंकेज की बात करें तो 1,4 अल्फा ग्लाइकसाइनोडो। ये मैं जितने भी आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप कॉपी में लिख लीजिएगा, समझे। आगे चलते हैं तो इमाइलोपेक्टिन जो हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का जो सेकेंड पार्ट है जो दो कंपोनेंट से डिवाइड होता है, माइलोस और
एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो एमाइलोस के बारे में हमने जान लिया। अब हम चलते हैं एमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो एमाइलोपेक्टिन होता क्या है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, पानी में नहीं घुलता, और जिसमें 80 से 85% स्टार्च होता है। सबसे ज़्यादा स्टार्च इसी में होता है क्योंकि वे पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, घुलने के कारण है क्या होता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी जो क्षमता होती है, देखिए ये एमाइलोस पानी में घुल जाते हैं, दैट्स भाई उनकी जो कैपेसिटी होती है स्टार्च रखने की, वो कम जाती है, 15 से 20% हो जाती है। बट यहाँ 80 से 85% उनके पास कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज ब्रांचेड। देखिए ये क्या था, ये लॉन्ग अनब्रांचेड चेन था, इसमें अनब्रांच चेन पाया जा रहा था, लेकिन ये ब्रांचेड चेन होता है जिसमें बीच मेन चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 एंड C4 लिंकेज। ये कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो मेन चेन होता है ना, इसमें C1 और C4 लिंकेज पाया जाता है, और जो उसका ब्रांचिंग होता है वो C1 और C6 ग्लाइकोसाइनाइडो लिंकेज से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उसका ब्रांच लिंकेज है, ब्रांच चेन पॉलीमर और जो ग्लूकोज है, उसका मेन लिंकेज कहाँ से प्राप्त होता है, तो C1 और C4 से, और उसका जो C1 से लेके C1 और C6 जो ब्रांचिंग होता है वो ग्लाइकोसाइनाइडो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार्च के बाद हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है सेलुलोज। ठीक है, ये भी कई बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सिंपल पार्ट ये है कि इट इज चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट। ये पौधों के जो सेल वॉल्स हैं उनके चीफ कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब कि आप समझे, मतलब कि जो सेल्यूलोस होता है ना, वो पौधों के दीवार को बनाने के लिए काम करता है। मतलब पौधे के जो सरफेस होता है ना, लीव्स का जो सरफेस होता है, उसको बनाने में सेल्यूलोस का यूज होता है। ठीक है, सेल्यूलोस अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इट कंटेन्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक इसमें पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, तो एमाइलोस में पाया जाता है। ठीक है ना, और किस में पाया जाता है, और सॉरी सॉरी एमाइलोस में नहीं, और किस में 1,4 ग्लाइकोसाइनाइडो लिंकेज पाया जाता है, तो हम सिंपली कहेंगे ना कि ऊपर में पाया जाता है, जैसे ऊपर में मैंने बताया था ना वो। तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइनाइडो लिंकेज इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्यूलोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स बीटा डी ग्लूकोज। देखिए जो सेल्यूलोज होता है ना, वो जब इसे हाइड्रोलाइज किया जाता है सेल्यूलोज को, तो बीडी ग्लूकोज वो हमें देता है। कौन सा देता है जी, बीटा डी ग्लूकोज, वो हमें गोस हमें देता है। अब इसके बाद आता है लास्ट, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ये भी कई बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि ग्लाइकोजन कहते कि नहीं। ग्लाइकोन को मुख्य रूप से एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोज को क्या कहा जाता है, तो एनिमल स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोज को। सिंपली आगे चलते हैं। तो इट इज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ये किसकी तरह होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, जो कि स्टार्च का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन क्या है, स्टार्च का सेकेंड कंपोनेंट है, और इसी की तरह ये जो एमिलोपेक्टिन है, उसी की तरह स्ट्रक्चर ग्लाइकोसिन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कॉमनली एनिमल स्टार्च के रूप में प्रसिद्ध है। इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने बताया। अब ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये ह्यूमन्स बॉडी में होता है। कहाँ, ह्यूमन्स बॉडी और एनिमल्स बॉडी में पाया जाता है। पहले तो बात तो ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, और लीवर में पाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन ये इससे पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो लीवर का ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लीवर, इसके बाद मसल्स, इसके बाद ब्रेन, तीनों आप ये याद कर लीजिए तो सही रहेगा। इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के सेकेंड पार्ट को भी, थर्ड पार्ट को भी हमने कर लिया। तो अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें चलते हैं, जिसमें हमें माल्टोस के बारे में पढ़ना होता है, लैक्टोस के बारे में, और सुक्रोज के बारे में। ठीक है, ये हमें पढ़ना होता है। पहली बात तो माल्टोस, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए जो है ना, बायोमोलिक्यूल सबसे इजी टॉपिक में से एक है, सिर्फ यहाँ समझने की चीज़ है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा कुछ ही परसेंट याद करने की आपको आवश्यकता होती है।
अगर मैं आपको एश्योर 100% एश्योर कर रहा हूँ ना कि यहाँ से अगर आपने ये अच्छी तरह पढ़ लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना एग्ज़ाम आपको करना है ना, एग्ज़ाम अगर आपको एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना है ना, तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो मेरा मेरा जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लाते रहता हूँ। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो इट इज़ प्रिपेयर बाय, अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माल्टोस, माल्टोस क्या होता है माल्टोस? तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम डाइस्टर डाइस्टर। इसका मतलब है जो माल्टोस होता है ना वो किससे बनता है? तो हाइड्रोलाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये पूछा जाता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से क्या बनता है? तो माल्टोस बनता है। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से क्या बनता है? हाइड्रोलिसिस विच स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विथ एंजाइम डाइस्टर, इन दोनों के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? तो माल्टोस बनता है। सिंपली आपको याद रखना हो, ये जो माल्टोस होता है ना वो एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है जी? एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब ये हाइड्रोलाइज होकर दो, ठीक है, टू अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में विभक्त हो जाता है। कैसे ग्लूकोज में? तो टू अल्फा डी ग्लूकोज में। अल्फा का यहाँ सूचना ये है कि ये प्लस को संबोधित करता है। ठीक है, प्लस साइन को सूचित करता है। प्लस साइन हमें दिखाता है कि ये राइट एरिया में प्रेजेंट है। जब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देखिएगा ना, जब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको अल्फा डी जो होगा ना, मतलब कि जो आपका मेन कार्बन होगा, मेन जो आपका OH होगा, या जो आपका एल्केल मेन OH होगा, वो कहाँ होगा? तो राइट साइड में होगा। इसलिए हमने अल्फा डी ग्लूकोज का नाम दिया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइएगा, चेन स्ट्रक्चर जैसे आप बनाइएगा ना ग्लूकोज का, तो जो आपका ये OH हो, HO इधर पाया जाता है, HO लेफ्ट में पाया जाता है तो बीटा, अगर राइट में पाया जाएगा तो OH, अगर राइट में पाया जाएगा तो अल्फा। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले भी इसे आपको बताया है। आगे चलते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रेजेंस होते हैं एंजाइम माल्टोस में, एंजाइम माल्टोस में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा फॉर्म आता है लैक्टोस। लैक्टोस क्या होता है? तो ये फॉर्म इन मिल्क, मिल्क में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सा जो है ना कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल पाया जाता है? तो लैक्टोस पाया जाता है, जो कि एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर के रूप में लैक्टोस पाया जाता है। ये क्या होता है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर ही है। ठीक है, लैक्टोस अब बनता कैसे है? तो लैक्टोस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्वोमोलर क्वांटिटीज बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्च बना के कुछ भी लिखना है वो लिख लीजिए, लेकिन ये वाला लिख लीजिए कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज जो होता है ना वो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस होने पर बनता है। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस होने पर बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज बनता है। सिंपली अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सुक्रोज क्या है? तो इट इज ऑब्टेन कमर्शियली फ्रॉम द शुगर केन एंड शुगर बीट्स। जो शुगर बीट्स का मतलब हुआ जिसे आप शकरकंद कहते हैं ना, उनसे सुक्रोज को प्राप्त किया जाता है। या तो आपके केतारी हो गया गन्ना, या तो आपके शुगर बीट्स हो गया, उससे बनता है, बनाया जाता है सुक्रोज को। इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है? अभी तक हमने ये दोनों को देखा ना, ये दोनों को माल्टोस और लैक्टोस को, ये दोनों क्या है? रिडक्शन शुगर है। बट जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज अब देता क्या है? तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज देता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये इक्विमोलर मिक्सचर देता है। किसका किसका? तो अल्फा डी ग्लूकोज का और अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज का। जब हमने ये कर लिया तो अब आते हैं हम ग्लूकोज के प्रिपरेशन में। आते हैं हम किस में? ग्लूकोज में आते हैं। जो हमारा फिफ्थ पार्ट होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो फिफ्थ पार्ट होगा वो हमारा ग्लूकोज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लूकोज में हम देखने को क्या मिलता है हमें? तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं, ग्लूकोज का प्रिपरेशन। तो हम सबसे पहले सुक्रोज करते हैं, जिसका हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। क्या क्या? देखिए, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज किया, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो फ्रक्टोज है यहीं तक नहीं होता, जब हम ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टार्च और NH2 भी बनता है, और जब इसे फर्दर आयोनाइज किया जाता है तो ग्लूकोज लास्ट में बनता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है? ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ 4 फॉर्म दे दिया है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये नीचे वाला जो टर्म है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जूम कर लीजिएगा, स्मॉल अगर आ रहा है तब। तो डेल्टा HI N हेक्सेन बनाता है, NH2OH जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइम बनाता है। ऑक्साइम ये कहीं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि NH2OH के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज से क्या बनाता है, NH2OH के प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या बनाता है, ऑक्साइम बनाता है। दूसरा कि Br2 वाटर, ये ग्लाइकोसाइड, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ये ग्लाइकोसाइनाइड पेंटा एसीटेट बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि लिमिटेशन इन ओपन चेन। जो लिमिटेशन है ओपन चेन का, लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन इन द एट द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसका लिमिटेशन क्या हमें देखने को मिलता है? तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट होता है, जो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट does not react with hydroxyl amine, thus indication the absence of free CHO group। देखिए ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसकी स्ट्रक्चर पेंटा एसिटेट होता है। ठीक है, पेंटा एसिटेट जो है ना वो हाइड्रोक्साइल एमीन से इसलिए रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप का एब्सेंस होता है। जैसे मैंने अभी कह रहा था मैं आपको कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो OH जो है आपका, जो मेन कार्बन है कहाँ जुड़ा हुआ है, राइट साइड में। तो आप अल्फा, जैसे आपने अल्फा कहा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आ गया, अल्फा डी ग्लाइकोटोर्स आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरा इंतज़ार कीजिए। ये पार्ट 1 का वीडियो था जो सिर्फ किससे संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट से, और पार्ट 2 का वीडियो मैं लाऊंगा जो संबंधित रहेगा किससे, तो प्रोटीन पूरा बेस रहेगा। ठीक है, ये डिटेल माइंड मैप है। चैनल को देखें, ये वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।